लाइव आ गए, चलिए। हाँ। राधे राधे सबको, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। और सब पढ़ाई लिखाई हो रही है? तो दोस्त हम लोग का आ रहा था सेट 2 आज, ठीक है। 1 हो चुका था हम लोग का, अब सेट 2 आज से शुरू हो रहा है। और जितना मैं मैथ्स का प्रैक्टिस करा रहा हूँ सिर्फ उतना तक करते जाओ, उससे ज्यादा टेंशन नहीं लो। अगर तुम्हारे पास और कुछ है मतलब प्रैक्टिस करने के लिए ऑफलाइन, तो उसको करते रहो। ऐसा कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है कि एमबीए के लिए मैं अलग से पेड कोर्स खरीदूं, तो उसके लिए परेशान मत होना। बस मैं जितना यहाँ पढ़ाते जा रहा हूँ ना मैथ्स और रीजनिंग के लिए, बस उतना पढ़ते रहो, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, उसमें पैटर्न की बात करें तो बस पैटर्न यही है यार, अर्थमेटिक पे मैक्सिमम फोकस करो, जो अर्थमेटिक पार्ट है उस पर मैक्सिमम फोकस करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और रीजनिंग के लिए थोड़ा सा बैंकिंग के सवाल आ सकते हैं, थोड़ा सा बैंकिंग के सवाल रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं। बाकी लगभग नॉर्मल पैटर्न रहेगा, जो एसएससी और सबका पैटर्न होता है, एसएससी रेलवे का नॉर्मल जो पैटर्न होता है वही रहेगा। और बैंकिंग के सवाल थोड़ा बहुत आ सकते हैं जैसे सवाल रीजनिंग में, ठीक है। बाकी मैथ्स तो लगभग ऐसे ही रहना है, अरिथमेटिक पे अधिक जल्दी फोकस करना है, ठीक है। आओ आज का पहला सवाल करते हैं, ज्यादा बातचीत ना करते हुए। पहला सवाल काफी ठीक ही है, ऊंचाई लेवल का है हालांकि हम लोग के लिए, ठीक है। और देखते हैं। A merchant changed his trade discount from 25% to 15%, ठीक है। This would increase selling price by, ठीक। अब हिंदी में इसका क्या है, हिंदी में देखिए हम बोल दे रहे हैं, किसी व्यापारी ने अपने व्यवसायिक बट्टे की दर, किसी व्यापारी ने अपने व्यवसायिक बट्टे की दर 25% से 15% कर दी, ठीक है। इससे विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बस अब देखो पहले मेरी बात, मान लो कि 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए का सामान था, उसको पहले बेचता था 25% डिस्काउंट मतलब 75 रुपए में। 100 रुपए का सामान था, उसको पहले बेचता था 25% डिस्काउंट मतलब 75 रुपए में, फिर उसने घटाकर डिस्काउंट 25% से 15% पे कर दिया और बेच दिया 85 रुपए में, 15% का डिस्काउंट 85 में। अब यहां इसको फायदा हुआ कितने रुपए का? 10 रुपए का फायदा हुआ। हाँ, 10 रुपए का फायदा हुआ। कहां से हुआ? अब 75 रुपए से हुआ। कहां से हुआ? 75 रुपए से हुआ। तो 10/75 गुणे 100, सिंपल सा सवाल, 25 तिया 75, 25 चुके 100, 40/3, 40/3 मतलब क्या होता है? 13 सही 1/3 प्रतिशत। ये ऑप्शन सी भी आ जाएगा आराम से, 43 है 41/3, तो 13 सही 1/3 प्रतिशत। बहुत आसान सवाल था, सिंपल देखा था कि मान लेते 100 रुपए का सामान था, 25 का डिस्काउंट पहले देता था, अब 15 का कितने का अंतर हुआ? 100 का। कहां से? 75 से, गुणे 100 आया कितना? 13 सही 1/3%, ठीक है। इसको लिखो जल्दी से। आजा दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। इफ 177 is divided into 3 parts in the ratio 1/2 is to 2/3 is to 4/5, then the second part is, यदि 177 को 3 भाग में यदि 177 को 1/2, 2/3 और 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाए तो बताएं दूसरे भाग का क्या होगा। तो बताएं दूसरे भाग का क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये सिंपल सवाल है। सबसे पहले तो तुमको यहां तुमको देखा होगा रेशियो थोड़ा सा कुछ अलग है, ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई करना होगा। हम तुमको सिंपलीफाई करना बता दे रहे हैं, फिर शॉर्टकट भी बता देंगे। देखो
1/2 तुम यहां लिखोगे, 1/2। शॉर्टकट कैसे इसका आंसर आ सकता है जल्दी, 2/3 और 4/5। हमको एग्जैक्ट रेशियो थोड़ा सा निकालने में सिंपल रेशियो मतलब कैसे इसका निकालेंगे, तो 2 3 5 का तुम एलसीएम ले लो, 2 3 5 का एलसीएम ले लोगे तो तुम्हारे पास 2 3 5 की एलसीएम आ जाएगी 30, ठीक, उससे गुणा कर दो, उससे अब तीनों साइड गुणा कर दो, तो यहां भी 30, यहां भी 30 और यहां भी 30, गुणा कर दिए, 2 से 30 गया कितना 15, 3 से 30 गया कितना 10 20 और ये तुम्हारा जाएगा 6 6 24, ठीक, 5 6 जा 30, 6 4 जा 24, 3 10 2 जा 20, 2 15 15। तो ये आपका रेशियो एग्जैक्ट रेशियो आ गया 15:20:24। इतना निकालने के बाद हमसे सेकंड पार्ट पूछा है, तो इसके आगे मैं कुछ नहीं करता, हमको मतलब ये वाला भाग हमसे पूछा है, ये वाला भाग मैं सीधे देख लेता कि 20 ऑप्शन से किसके मल्टीपल में आ रही है, कि जो वैल्यू होगी वो इसके मल्टीपल में ही होगी, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है 60, मैं यहां पे आंसर मार देता, मैं सीधे यहां पे आंसर मार देता 60, ठीक है। अब अगर आपको समझना होगा ये कैसे आया, तो सिंपल ऐसा देखो, कुछ नहीं करना है, 20 20 40 10 50 55 4 59, ठीक है, 20 20 40 50 55 4। अब ये देखो तुम्हारे हिसाब से सम आया है कितना 59, सवाल के हिसाब से कितना आया है, सवाल के हिसाब से आया है 177, कितने गुणा पर है 3 के गुणा पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक वैल्यू उतने मल्टीपल पे हो जाएगा, हमसे सेकंड पूछा है तो ये भी 3 गुणा, ये हो जाएगा 60, अगर हमसे थर्ड पूछा होता तो ये भी 3 गुणा, ये हो जाएगा 72, और ये हमसे 15 पूछा, ये भी 3 गुणा तो हो जाएगा कितना 45, लेकिन हमसे पूछा कौन सा था 60, लेकिन हमको उतना करने की जरूरत नहीं थी एग्जैक्टली, हमको क्या था, मैंने देखा कि अच्छा भाई जो देखो तुम यहां देखो ना 20 into 3 मतलब 20 मुझे मिला नहीं 60 में, तो मैंने डायरेक्ट ऑप्शन में देख लिया। एग्जामिनर बस आपका चाहता है कि आप कितना स्मार्ट वर्क कर पाओ और कुछ नहीं, कितना तेजी से कर पाओ, सॉल्यूशन ऐसे भी आ जाएगा और वैसे भी आ रहा है, ठीक है। तो 20 का मल्टीपल मैंने चेक किया कौन सा है, एक ही है 60, मार दो आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स लिख लो, अगला दोस्त अगला सवाल पढ़ो। सवाल लिखा हुआ है, इफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹78 इज ट्वाइस एज व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹69, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, हिंदी में किसी वस्तु को 69 में बेचने के बजाय 78 में बेचने से लाभ का प्रतिशत 2 गुना होता है। 69 में बेचने के बजाय 78 में बेचने से लाभ का प्रतिशत 2 गुना होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो इस सवाल में पेन भी नहीं उठाना, अगर 69 पे हम बेच रहे हैं और उसको 78 में बेच दिए तो लाभ 2 गुना हो गया, मतलब 69 से 78 9 रुपए हम बढ़ा दिए तो लाभ 2 गुना हो गया। इसका मतलब 69 में 9 रुपए और घटा दें तो एग्जैक्ट प्राइस आ जाएगी मेरी, लाभ 2 गुना हो रहा है 69 से 78 में, ध्यान से सोचो 69 से 78 में लाभ 2 गुना, मतलब 9 रुपए का प्रॉफिट है। जब मैं 9 रुपए और घटा दूं, मतलब उस 69 में 9 और घटा दूं तो 60 रुपए, वही मेरा एग्जैक्ट हुआ ना कॉस्ट प्राइस। पेन भी नहीं उठाना, सिर्फ सोचना है इसमें, मतलब 60 में 9 बढ़ाया था 69 हुआ था, उसमें बेचता है, लेकिन 9 और बढ़ा दिया तो लाभ उसका 2 गुना हो गया। पहले लाभ आ था उसका 9 और बढ़ाया, लाभ 2 गुना 78 बेच दिया। तो ये पूछा कि उसका क्रय मूल्य बता दीजिए, तो क्रय मूल्य कितना 60 रुपए। मतलब पेन भी नहीं उठाना, सिर्फ सोचना है। इसमें कर सकते हो 78 माइनस x डिवाइडेड बाय 69 माइनस x इक्वल्स टू 2:1, बेसिक मेथड है, नहीं करना है,
पेन ही नहीं उठाना है, सिर्फ सोचो कि कितना देर स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि सोचने में मजबूर करो। मैं बेसिक जब एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम लोग, बात ये है, तो मैं आपको एक ही चीज समझाता, लेकिन अभी क्या है ना कि अभी सोचना है हमको कि मैं कैसे जल्दी जल्दी कर सकता हूं। ठीक है, बेसिक वाली क्लास में मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें एक एक चीज बता रहा हूं बेसिक से, जो रेशियो में चल रहा है। अब आज आ जाएगा सर मेरा प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो वही चीज है, इसमें क्या करना है हम लोग को, सिर्फ सोचना है कि कितना जल्दी से जल्दी हम लोग सोचें और उसको सॉल्व करें। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखते हैं। आ जाओ अगला सवाल पढ़ते हैं। द रेशियो बिटवीन राम्स एज, और सामने देखो यहाँ लिखा हुआ है, द रेशियो बिटवीन राम्स एज एंड रहीम्स एज इज 10:11। व्हाट इज द एज ऑफ रहीम इन परसेंटेज ऑफ राम्स एज। हिंदी में मैं बोल रहा हूं एक बार, राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है, 10:11 का अनुपात है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। सही बताऊं तो बहुत ही हलवा सवाल, हालांकि बहुत लोग घूम भी जाएंगे। ठीक है कि ये कैसे निकले। अब मेरी बात सुनो, इसको ओरली कैसे कर लें। मान लेते हैं राम 10 साल का था, रहीम 11 साल का था, तो एक 10 तो इसमें भी है, मतलब इसका 100% तो है ही है, 100% राम का तो है ही है, और एक एक्स्ट्रा और है, एक इसका कितना परसेंट होगा, 10%, मतलब कितना ज्यादा, 10% ज्यादा, तो कितना टोटल हुआ, 110%। खत्म, समझ में आया। हाँ, अरे 10 तो है ही है, मतलब उसका 100% तो है ही है, एक और ज्यादा है, एक इसका कितना परसेंट है, 10% है, तो 110%। ये हो गया हमारा आंसर। ये सोच है, सिर्फ इसको सोचना है। सोचो, अब तुम पेन उठाओगे, मैं सोच लूंगा, यही यही अंतर है। ठीक है, अब तुम पेन क्या उठाओगे, तुमने मान लोगे ये इसकी एज रहीम 11, कहां से पूछा है, राम से पूछा है, राम की एज कितना, 10 गुणे 100, ये चला जाएगा 10, आ जाए कितना, 110%। रहीम की एज कहां से लेना, राम की एज परसेंटेज 100, 110%, खत्म कहानी। अब तुम इतना लिखोगे, मैं सोच लिया, अरे 10 तो इसका है ही है, तो 100% तो उसका है ही है, और कितना ज्यादा, एक ज्यादा, एक इसका कितना परसेंट है, 10% और है, मतलब 110%, खत्म कहानी। यही सोचना है। ठीक है, सोच को और डेवलप करना है। ठीक है, चलो अगला करते हैं। आ जाओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं, आसानी है। 2 के पावर 51 प्लस 2 के पावर 52 प्लस 2 के पावर 53 प्लस 2 के पावर 54 प्लस 2 के पावर 55 किससे विभाज्य है, इज डिविजिबल बाय। ये चार ऑप्शन है, 23, 58, 124, 127। ठीक है, और थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 के पावर 51 तो सब में होगा, बोलो, 2 के पावर 51 तो सब में है, तो यहां से मैं एक ये कॉमन ले लिया, अरे बोलो, 2 के पावर 51 तो सब में से कॉमन ले लिया, इसमें से यहां बचेगा कितना, सिर्फ 2, यहां बचेगा आपका 2 के पावर 2, यहां बचेगा आपका कितना, 2 के पावर 2, इधर बचेगा आपका 2 के पावर 3, देखो 51 से 2 बचा ना, 2, 54 बचा 3, प्लस 4 और बचा 2 के पावर 4, इतना हमारा बचा। 2 की पावर 51 मैंने सबसे कॉमन ले लिया। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। 2 के पावर 51, 1, 2, 4, 8, और ये आपका हो जाएगा कितना, 16। ठीक है, 16, 8, 24, 4, 28, 2, 30, 1, 31। 2 के पावर 51 इंटू 31, 2 की पावर 51 इंटू 31, इसका मतलब
जो भी वैल्यू इसको डिवाइड करेगी या इनटू होगा उसमें 31 तो होगा ही होगा, उससे कटेगा ही कटेगा इस वैल्यू को। हाँ 100 अरे 31 तो यार तुम सिंपल ही देख लो, यहां तुमको सोचना पड़ रहा है। 2 की पावर 51 है, यहाँ 31 है ना। अगर मैं इसमें से 4 और ले लेता हूं, 2 के पावर 2 और ले लो, तो यहां बचेगा कितना आपका 2 के पावर 49 और 2 के पावर 2। ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू 31, यही आपका कितना आ जाएगा 124। ये 124 है, समझे। यही समझ यहां से आंसर है कि अगर मेरे को 124 यहां मिल रहा है, 31 यहां पे मिल रहा है, तो ये नंबर इसको पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये भी फिर से मल्टीपल में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। मैंने आपको सिंपलीफाई करके दिखा दिया कि 4 यहां से निकालोगे तो 124 यहां आपको दिख जाएगा, तो आराम से आप कर ले जाओगे। अब यही मैं आपको सोचने में बोल रहा था, अगर 51 यहां आपको दिख रहा है और यहां आपको सिर्फ 31 दिख रहा है, तो आप देख लो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 31 के फैक्टर में आ रहा है, 31 के मल्टीपल में आ रहा है। 31 के मल्टीपल में आ रहा है तो मुझको एक ही दिखा 124, तो मैंने आंसर मार दिया। ठीक है, क्योंकि ये नंबर इसको पूरा का पूरा फिर भाग दे देगा, क्योंकि अगर 31 इसको आ रहा है, 31 इसको मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि इसमें भी 31 आ रहा है, क्योंकि इसमें भी 31 आ रहा है, इसका मतलब इस पूरे पूरे को भाग दे देगा। सिंपल सी बात ये, समझ गए। अब मैंने आपको इसको मतलब खोल के दिखा दिया कि 4 यहां से लो, 24 अगर 124 इसमें इंटू हो रहा है, इसका मतलब 124 इस पूरे पे डिवाइड कर देगा, क्योंकि अब ये भी तो 124 से गुणा पर हो जाएगा ना। ये देखो ना, ये वैल्यू भी अगर मैं इसको इतना लिखूं तो ये इतना 124 को मैं कर दे इसको इनटू, ये एक तरीके 124 का टेबल पढ़ लो, 124 इनटू दिस टेबल, 2 into 51 का टेबल। ऐसे देखो, इसका मतलब उसको 124 डिवाइड करेगा ही करेगा, समझ गए। तो वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पे। तो आंसर कितना हो गया मेरा 124, समझ में आया? आ गया समझ में, क्लियर हो गया। एक स्टूडेंट में बैठा जाओ तो उससे पूछ रहा हूँ कि भाई समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बोल रहा था। सीधे देखो ना आप, मैं इसको कैसे देखा ऐसे समझो कि मैंने देखा कि यार मान लो 48 है, सिंपल बात में देखो 48 है। अब मेरे को कहीं 16 दिख गया, मान लो इसमें 16 दिख गया, तो मैं देखूंगा इसमें से 48 में किसमें से 16 मुझे दिख रहा है। अगर 16 यहाँ 48 मुझे दिख गया और यहाँ भी 16 में है, इसका मतलब 48 को डिवाइड कर देगा ही कर देगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि 16 का फैक्टर उसमें भी है, 16 का फैक्टर यहाँ पे मुझे मिल गया मल्टीपल। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको सोचो क्या 31 यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ये 31 के टेबल में आ गया, 31 से मल्टीपल में आ गया, तो 31 इसमें भी किसी ना किसी में जरूर होगा, तभी वो इनटू पूरा डिवाइड पूरा कर रहा होगा। ठीक है, वही चीज आपको समझा रहा हूँ। कितना हुआ आपका 124, ठीक है। आगे दोस्त अगला सवाल देखते हैं। The compound interest on a certain sum of money for 2 years at 5% per annum is rupees 410. The simple interest on the same sum at the same rate for the same time is। ये हमसे पूछा, हिंदी में सुन लो एक बार सवाल। किसी धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर, किसी धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए है, उसी राशि दर पर उसी अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। उसी राशि दर पर उसी अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, इस सवाल को करने का आप लोग जान ही रहे होंगे। 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं, अब मुझे एक्चुअल प्रिंसिपल पता नहीं है तो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो प्रिंसिपल हम क्या मानते हैं कि जो डिनोमिनेटर आया है इसी का हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर क्यों? क्योंकि 2 साल की बात यहां किया है, अगर 3 साल करता तो हम यहां क्यूब करते। तो 2 साल दिया है तो हमने प्रिंसिपल मान लिया क्या कि 400 रुपए था, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। तो पहले वर्ष में जब 5% लगा मतलब 1/20 लगा, तो ये आपका आ गया कितना 40 रुपए। जब ये लगा आपका एक
कितना आया 40 रुपए पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में भी 5% लगा और कितना आया आपका 40 रुपए। लेकिन दूसरे वर्ष इसका भी लगा होगा, दूसरे वर्ष इसका भी लगा होगा और आपका आंसर आ जाएगा 1/20, 20 रुपए और 20 रुपए, 1/20, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा आपका 1, ठीक। इसका 1/20 करोगे कितना आएगा 20, 1/20 कितना आया 20। फिर इसका हम 1/20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 रुपए। अब देखो मेरी बात, तुम यहां पे समझो। कितना बोला कंपाउंड इंटरेस्ट 410 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, यही तो है 20 10 40 20 20 40 और 1 41। तुम्हारे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट आया है कितना 41 रुपए, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना आया है 410 रुपए। कितने गुणा पर है 10 के गुणा पर है, कितने गुणा पर है 10 के गुणा पर है। लेकिन हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, और आप लोग ये बात जानते होंगे, आप लोग ये बात जानते होंगे कि इतना पोर्शन ही सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये पोर्शन ही सिंपल इंटरेस्ट होता है। जब देखो सिंपल इंटरेस्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रिंसिपल का इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं लगा है। तो सिर्फ इतना पोर्शन हमारा क्या हो गया एसआई। तो हमारे हिसाब से एसआई कितना है, हमारे हिसाब से एसआई है 40 रुपए, 10 के गुणा पर कितना आ जाएगा 400 रुपए, और यही अपना आंसर है। ठीक है, 400 रुपए मैंने माना था, 400 रुपए मैंने इसका माना, और 20% मैंने ये लिया, 20% इसका 40 और 40 का 10, अरे हाँ 41 पूरा का कितने गुणा 10 गुणा, तो ये भी 10 गुणा, और आंसर कितना आ गया मेरा 400 रुपए। ठीक है, सिंपल सवाल। अब चलो आगे आ जाओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है 3 मैन और 4 वुमेन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 120 days. 12 men and 16 women will complete the same job in how many days? 3 आदमी या 4 औरत किसी काम को 120 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि बताइए 12 आदमी और 16 औरत उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। सिंपल सी बात है। अब मेरी बात समझो, अगर 3 आदमी 4 औरत के बराबर है, 3 आदमी 4 औरत के बराबर है, इसका मतलब 12 आदमी 16 औरत के बराबर हो गए। ये सिंपल सी बात है, मैंने 4 के कर दिया गुणा पर, ठीक है। इसका मतलब 12 आदमी 16 औरत के बराबर है, तो इस 16 औरत यहां पे ठीक ही, और मैं इस 12 आदमी की जगह भी मैं 16 औरत अगर मैं लिख दूं 16 वुमेन, इसका मतलब मुझे अब काम कराना है कितना 32 औरत से। सिंपल सी बात, ठीक। यहां तक कहानी क्लियर है। अब मेरी बात यहां ध्यान समझो, अब मेरी बात यहां ध्यान समझो। सवाल में लिखा कि 3 आदमी 4 औरत के बराबर है, और मैंने पूरे को 32 औरत बना लिया है, ठीक है। अब 4 औरत है ना, 4 औरत 120 दिन में काम खत्म कर रही हैं। 4 औरत जब 120 दिन में काम खत्म कर रही हैं, 120 दिन में काम खत्म कर रही हैं, तो यही तो अपना पूरा काम हुआ, यही तो अपना पूरा काम हुआ। अब हमको एक काम कराना है कितने 32 लोग से, और मेरा आ जाएगा कितना दिन, कितने दिन यहां मेरा आ जाएगा, इतने दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब मैं इसको यहां काट दूंगा, देखो यहां 32 औरत है, ठीक है, तो ये खत्म, ये आपका चला जाएगा कितनी बार 8 बार, और यहां पर चला जाएगा कितनी बार 15 बार। तो आंसर कितना आ गया 15 डेज, 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको आदमी में भी कर सकते थे, मैंने सबको औरत में बदल दिया, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये आसान क्वेश्चन था, बस ये चेंज करना, तो कैसे चेंज करें, ठीक है। चलो अगर आगे बढ़ते हैं, अरे भाई अगला सवाल करते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 रेसर्स इज 3:4:6। ये रेशियो का सवाल है, और रेशियो का मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है, और उसको देखना जरूर।
इसको भी मैं वैसे ही करूंगा सीधे ऑप्शन से। अगर आपको कहीं रेशियो मिल जाए तो सीधे ऑप्शन पकड़ा करो, ठीक है। मतलब तुरंत सवाल लगता है, मैं भी दिखाऊंगा आपको कैसे लगता है। और मेरा रेशियो का टॉपिक जरूर पढ़ना, उसमें मैंने आपको ऐसा ऐसा ट्रिक बताया है ना जो बहुत मुश्किल ही कहीं मिले आप लोगों को, ठीक है। और समझते हैं। फिर बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द थ्री रेसर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। अच्छा, सबको ये पता है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हाँ, मतलब अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, अगर स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, ठीक है। मतलब जब अगर तुम अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाओगे, अगर बहुत तेजी से बाइक भगाए तो जल्दी मिल पाओगे, और अगर बहुत धीरे बाइक चलाए तो बहुत देर में मिल पाओगे। सिंपल सी बात ये है, ठीक। अब तो समझ गए होगे। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी यहां बात सुनो कि हमको यहां स्पीड का रेशियो दिया हुआ है क्या, 3:4:6, और हमसे टाइम का रेशियो पूछ दिया है, हमसे टाइम का रेशियो पूछा है। अगर इनका छोड़ो, अगर मैं सिर्फ ये दो लोगों का लूं, अभी तीसरे को मैं छोड़ दूं, दो लोगों का लूं, तो अगर इनका स्पीड का रेशियो, अब मैं इसको हटा दिया थर्ड पर्सन को, अगर इन दोनों की स्पीड का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो 4:3 हो जाएगा। देखो, अगर ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो ये पहुंच रहा है 4 यूनिट में, अगर ये 4 से चल रहा है तो पहुंच रहा है 3 यूनिट में। स्पीड ज्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज्यादा, ठीक। तो टाइम का रेशियो मुझे मिल गया 4:3, और हमसे टाइम का रेशियो ही यहाँ पूछा था, तो तुम सीधे देख लो कि स्टार्टिंग के दो पार्ट में 4:3 कहां दिख रहा है, तो ये भी खत्म, 4:3 ये भी नहीं है, ये भी खत्म, हाँ ये है, ठीक है। देखते हैं, अगला भी नहीं, ये भी नहीं है, तो ये भी सही आंसर, ठीक। सीधे ऑप्शन से देखो, रेशियो मिल गया मतलब सीधे ऑप्शन पकड़ना है। ऐसे मैं जब टॉपिक जो पढ़ा रहा ना उसमें मैक्सिमम में ऑप्शन, ऑप्शन ही बहुत बड़ा खेल, आंसर तो इसी में से है ना, तो डायरेक्ट लोग इसी को पकड़ते हैं। आए समझ में। अब तुम चाहे यहाँ पे 6 था ना, 6 था, अब इसको ले लो, अगर मैं इसको पलट दूं, अब तुम इसको हटा दो, इन दोनों को पलट दो, तो ये देखो, ये तुम्हारा रेशियो देखो। अब मैं यहाँ पलटा, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो रेशियो आपका हो जाएगा क्या, 6:4, मतलब 3:2। देखो 3:2 यहां भी है, लास्ट के दो में 3:2, 3:2 और कहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ यही है, ये आपका आंसर है। कोई भी दो को ले लो आप, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और दोस्त अगला सवाल देखते हैं। Mohit buys an old cycle for rupees 2700 and spends rupees 500 on its repairs. If he sells the bicycle for rupees 3520, what is the profit percentage? हिंदी में सुन लो। मोहित एक पुरानी साइकिल 2700 में खरीदता है तथा 500 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च कर देता है। यदि वह साइकिल को 3520 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा सवाल, उसका खर्चा कितना आया, 2700 प्लस 500, मतलब एक तरीके का देखो तो उसको वो साइकिल पड़ी कितने की, 3200 के पड़ी, ठीक है। और बेचा कितने में, 3520 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ आपका 300, प्रॉफिट हुआ आपका 320 रुपए का, प्रॉफिट हुआ आपका 320 रुपए का। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट, नीचे लिखते हैं सीपी, कितना, 3200 रुपए गुणे 100, आंसर कितना, 10%। तुमको समझाने के लिए मैं इतना बता रहा हूं, हालांकि मैं इतना नहीं लिखता, मैं सिंपली यहां देख लेता, 2700 500 3200, डिफरेंस कितना, 320, खर्च किया कितना था, 3200, 320 3200, मतलब 10% खत्म, ठीक है। इसमें समझाने के लिए हम इतना बता दिया, इतना करना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। चलो इसको फटाक से लिख लो। आ जाओ अगला सवाल। इफ x by y के पावर 4 is equal to y by x के पावर 2
a minus 5, then what is the relation between x and y? तो बताइए x और y में क्या संबंध है, क्या संबंध है? इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x बाई y के पावर a माइनस 4 तो है ही है, इसको x बाई y के पावर माइनस 2a प्लस 5 लिख सकता हूं। इसको मैंने पलट दिया, साइन चेंज, अब ये बराबर, इसका मतलब a माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस 5, 4 उधर गया 2 इधर आया, तो 3a इक्वल्स टू 9 और a इक्वल्स टू 3। a का मान हमको 3 मिल गया, लेकिन हमको x और y का हमको पता नहीं चला। यहां से आप सीधे क्या बता सकते हो कि x और y में नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है, x और y में कोई रिलेशन नहीं है, तो सीधे आंसर आप क्या मारोगे, कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमको यहां से a की वैल्यू निकल रही है। ठीक है, तो हम सीधे क्या बता देंगे, x और y में कोई रिलेशन नहीं है, तो नो रिलेशन, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्त, इस वाला एवरेज का है, ठीक है, इसको ना मैं तुमसे अपने तरीके से बताऊंगा, कुछ अपना तरीका बताऊंगा, इसको ध्यान समझना। एवरेज एज ऑफ 40 फ्रेंड्स इज 21 years 2 months। 40 दोस्त का औसत आयु 21 साल 2 महीना है। When age of one new friend is included, average becomes 21 years 5 months। जब एक नया दोस्त और आता है तो औसत 21 साल 5 महीना हो जाता है। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ न्यू फ्रेंड, तो नए दोस्त का उम्र बताओ। अब तो मेरी यहां बात समझना बेसिक से, अगर 40, औसत क्या होता है, औसत एक तरीके का ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे समझो कि मैंने बोला कि 20 दोस्त हैं, 20 लड़के हैं, ठीक है, और इसका औसत, और हर लड़के को मैंने दो टॉफी सबको दिया, तो एक तरीके का मैं कह सकता हूं कि हर, इसका औसत 2 है, इसका औसत 2 है, तो मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति को मैंने दो टॉफी दिया, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको औसत डिस्ट्रीब्यूट मैंने किया बराबर बराबर। ठीक है, अब तो मेरी बात यहां से समझना कि अगर 40 दोस्त हैं, 40 दोस्त हैं, इनका औसत आयु 21 साल 2 महीना है, 21 साल 2 महीना है। एक बंदा और आया, एक बंदा और आया, और औसत बढ़ के हो गई कितना, 21 साल 5 महीना, 21 साल 5 महीना। इसका मतलब औसत 3 महीना से बढ़ गई, औसत 3 महीना से बढ़ गई। 40 लोगों का औसत आयु 21 साल 2 महीना था, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, औसत आयु मतलब हर व्यक्ति को मैं 21 साल 2 महीना कह सकता हूं, मतलब हर व्यक्ति का आयु 21 साल 2 महीना था, औसत मतलब यही होता है। ठीक है, 40 लोग थे, इसका मतलब मैंने माना कि हर एक व्यक्ति का आयु 21 साल 2 महीना है। क्लियर बात। फिर बोला कि भैया एक बंदा और आया और औसत बढ़ के 21 साल 5 महीना हो गया, 3 महीने से बढ़ गया। अब 21 साल 5 महीना हो गया, 3 महीने से बढ़ गया। अब वो जो 3 महीने से बढ़ा, 21 साल 5 महीना हो गया, तो जो एक्स्ट्रा 3 महीना लाया है वो इन लोग को भी तो दिया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 40 इंटू 3, 40 इंटू 3 मतलब इन लोग को 120 महीना तो दिया ही होगा अपना, और अपना 21 साल 5 महीना रख के, अपना भी तो 21 साल 5 महीना रखा होगा, फिर बाकी 3 महीना सबको दिया होगा भाई, तो तभी तो सबका औसत आयु 21 साल 5 महीना होगा, अपना रखा और बाकी सबको दे दिया। अब हमारा कितना आया, 120 महीना, 120 महीना। अब 120 महीने को अगर मैं साल में भाग दूंगा, तो 12 से भाग दूंगा, तो कितना साल आ जाएगा, 10 साल।
120 महीने को अगर मैं साल में बदलूंगा तो कितना आ जाएगा 10 साल, और मैं इसका एक्चुअल निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ 10 साल ऐड कर दूंगा जो यहाँ दिया हुआ है इसने, मैं इसको ऐड करूंगा तो इसकी एक्चुअल आयु हमको पता चल जाएगी कितना, 31 साल 5 महीना। 31 साल 5 महीना, ये सीधा इसका आंसर है। समझ गए? इसमें ताम झाम नहीं करना। औसत मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एकदम बराबर बराबर। समझ गए मेरी बात? इसने पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, 3 महीने से बढ़ गया। जब 3 महीने से बढ़ा तो औसत सबका बढ़ गया ना। अब 21 साल 5 महीना सबका हो गया, 41 लोग जो आए अब हो गए, तो अब 21 साल 5 महीना सबका हो गया। ठीक, 3 महीने तो इसने सबको दिया होगा कि पहले था 2, अब हुआ 3, तो 3 सबको दिया, तो मतलब अपने पास से 120 महीना दिया। 120 महीना मतलब 10 साल, तो 10 साल में ऐड करूंगा तो कितना दिया, इसका एक्चुअल एज कितना हुआ, 31 साल 5 महीना। सिंपल सी बात। ठीक है, ऐसे करना है। देखो कितना, अगर तुम इसमें एवरेज निकालने लगता है तो कितना हार्ड हो जाता है सवाल, बेसिक मेथड से। ठीक है, चलो अब इसका आंसर है, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ अगला सवाल। एवरेज ऑफ 64 नंबर्स इज 320। 64 नंबर का औसत 320 है। देखो 64 नंबर का औसत 320 है। When 5 different numbers are included, average becomes 330। 5 और नंबर को जोड़ा गया तो एवरेज 330 हो गया। 5 और को जोड़ा गया, 5 लोग और आए तो एवरेज हो गया कितना, 330। एवरेज हो गया कितना, 330। एवरेज यहां कितने से बढ़ गया, 10 से बढ़ गया। अब देखो मेरी बात यहां समझो, अब ये जो 5 लोग आए हैं अपना 330 तो लेके ही आए होंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा था वो इन लोग के दिए होंगे। अब ये 10 इनको ही दिए होंगे 64 को, बोलो। तो 64 को ये लोग 10 दिए तो कितना हुआ, 640 दिए। अब वो बोला कि फाइंड द एवरेज ऑफ इंक्लूडेड नंबर। तो कितने लोग थे, एवरेज 5 थे, इसको मैं 5 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 चौक 15 चौक 60। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5 8 जा 40, 128। ठीक है, 128। ये आ गया मेरा 5 लोगों का। अब देखो इनका था कितना, 330, सबका हुआ कितना दिए थे एक्स्ट्रा इन लोग को, 128 एक बंदे का। इसका मतलब एग्जैक्टली लेके कितना आए थे ये लोग, 8 5 और कितना हुआ, 3 और 1 4, 458 लोग लेके आए थे। ठीक है, अब देखो इसको फिर से समझो मेरी बात। 64 लोग थे, ठीक, इनका एवरेज था कितना, 320। एवरेज बढ़ के हो गया कितना, 330। कब, जबकि 5 लोग आए, कितना एवरेज हो गया, कितना एवरेज बढ़ा, 10 से एवरेज बढ़ा। इसका मतलब ये लोग अपना 330 तो रखे ही रखे और बाकी 10 इन लोग को भी दिए, तभी ना एवरेज सबका 330 हो गया। तो 10 इन लोग को दिए, तो जब इनको दिए तो एग्जैक्टली इनको दिए 640। 64 लोगों को 10 दिए तो दिए इनको 640। ठीक, इसका मतलब अगर अब एक बंदे का मैं एवरेज निकालूंगा तो 5 से मैं डिवाइड किया तो 128। 5 लोग आए थे ना यहाँ पे, तो एक बंदे को मैं निकाला कितना है, 28। तो मैं एवरेज निकालूंगा भाई कि 330 प्लस 28, तो ये लोग कितना लेके आए थे अपना, 458। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे करना है इसको, वरना अब तुम इसको अगर डिवाइड करने जाओगे, इससे गुणा करो, फिर उसको 69 यहाँ करो, फिर उसको इससे गुणा करो, फिर जो इससे आएगा इसको माइनस करो, वो काफी लंबा मेथड हो जाएगा। इसमें क्या है कि हमको साफ साफ दिख रहा है और कैलकुलेशन भी उतनी हार्ड नहीं है। बेसिक तुम क्या करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, 5 बड़े 69 को इससे गुणा करोगे, फिर इसको इसको इससे माइनस करोगे, फिर जो आंसर आएगा वही तुम यही आएगा। चाहे तो बेसिक से करके देख लेना, आंसर यही आएगा। उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है। जब मैं एवरेज टॉपिक पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा आपको और अच्छे से। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है,
चलो अब लोग आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि ए बी सी, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है तो इसको हम लोग आराम से समझेंगे, एकदम ठंडे दिमाग से। ठीक है, एकदम धीरे धीरे आराम से। ए बी सी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। मतलब ए बी सी एक साथ किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। क्लियर? while सी वर्क फॉर 3 days। सी पहले 3 दिन काम करता है बस। and therefore 37/100 part of the work finished। और इस प्रकार 37/100 काम खत्म हो जाता है। मतलब अगर मैं टोटल काम 100 मान लूं, अगर मैं टोटल काम को 100 मान लूं तो 37 काम मेरा खत्म हो गया। सिंपल बात, ये कहानी क्लियर हो गई। अब आगे आ जाओ। फिर बोलता है इफ इज 5 days वर्क इज इक्वल टू बी 4 days वर्क। मतलब ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। ये लाइन हमको ए और बी की एफिशिएंसी बताना चाहता है और बी की क्षमता बताना चाहता है। ठीक है, फिर बोल रहा है देन इन हाउ मच टाइम हो जाएगा यहां पर, इन हाउ मच टाइम विल बी taken by the fastest person to finish the work। जो इन तीनों में सबसे ज्यादा क्षमता वाला आदमी होगा वो उस पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, मुद्दा ये है। अब मेरी बात ध्यान से समझना एक बार। ठीक है, आओ समझते हैं। पहले ये बताओ, देखो ए बी और सी 10 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। 10 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। क्लियर? पहले 3 दिन सी भी काम करता है। ठीक है, मतलब अगर 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं और 3 दिन सी काम करता है, इसका मतलब 7 काम, इसका मतलब 7 काम, इसका मतलब सॉरी 7 दिन, 7 दिन, अगर 3 दिन सी काम करता है, ए बी सी तीनों, तो सिर्फ 7 दिन ए और बी काम करते हैं। यहां तक कहानी क्लियर है? ये 10 डेज हो गया पूरा काम, और 3 दिन ये था जब ए और बी सी तीनों काम किए थे। ए और बी सी तीनों काम किए थे। अब ए और बी 7 दिन काम किए होंगे, ए और बी 7 डेज काम किए होंगे। यहां तक कहानी टोटल क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बोला था आपसे कि 37/100 काम पूरा हो गया है। 3 दिन तक 37/100 काम पूरा हो गया है। मतलब अगर टोटल वर्क को मैं 100 मान लूं तो 37 काम हो गया है। अब यहां तक कहानी पूरी क्लियर है। ठीक है, अब मेरी बात तो अगले लाइन पे। इफ एज 5 days वर्क इज इक्वल टू बी's 4 days वर्क। मतलब ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। इसका मतलब मेरा ए और बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा कितना, 4/5। मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 5 काम करता है। क्लियर है? इसका मतलब ए और बी मिलके एक दिन में 9 काम करते हैं। एक दिन में 9 काम करते हैं। यहां तक कहानी क्लियर है। अब देखो ए और बी 7 काम किए हैं। ए और बी 7 दिन काम किए हैं। ठीक है बेटा, जब क्लास बैठा करो तो मोबाइल बंद कर लिया करो। ठीक है, इतनी रात को बताओ फोन आ रहा है आपका। ठीक है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है आपकी, अब फोन आया जा रहा है आपका, तो मोबाइल साइलेंट कर लिया कीजिए। ठीक है, आइए ए और बी 7 दिन काम किए हैं। ठीक, और ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं। अगर ए और बी 7 दिन काम किए हैं और 9 दिन काम करते हैं, इसका मतलब ये 63 काम कर दिए हैं। इसका मतलब इनका 63 काम हो चुका है।
मतलब अगर मैं 100 काम को टोटल माना हूं, 100 काम को टोटल माना हूं, तो 63 काम ए और बी ने किया है, ए और बी ने 63 काम किया है, तो बचा काम कितना है? 37। बचा काम कितना है? 37। यहां तक कहानी क्लियर है, ठीक। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। इस 3 दिन, ये जो 3 दिन है, ये जो 3 दिन है, इस 3 दिन में ए और बी भी तो काम किए हैं। स्टार्टिंग के 3 दिन में ए और बी भी तो काम किए हैं, और ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं, इस और 3 दिन काम किए हैं, इसका मतलब ए और बी ने 37 काम किया होगा, और 27 काम किया होगा, 9 त्रिक 27 काम किया होगा। अब देखो 37 काम बचा था, ठीक। अब 27 काम ए और बी ने किया होगा पहले 3 दिन, अब बचा काम कितना? 10। अब ये 10 वही काम है जो सी ने किया है, ये 10 वही काम है जो सी ने किया है, और 10 ने और सी ने 10 काम 3 दिन में किया है, क्योंकि 3 दिन के बाद चला गया था ना वो, इसका मतलब सी ने 10 काम किया है अपना, और 3 दिन किया है। ये है अपना सी का एफिशिएंसी, ये है अपना सी का एफिशिएंसी, सी ने इतना काम किया है। अब यहां तक पूरी कहानी क्लियर है? अगर क्लियर है तो हाथ खड़ा करो, नहीं है तो हाथ खड़ा करो, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहां से मेरी बात सुनो, यहां तक टोटल क्लियर आ गई। अब देखो, अगर मैं करूं, अब यहां लिखता हूं ए बी सी, ठीक है। अब मैं इनकी एफिशिएंसी यहां लिखता हूं, अब मैं यहां इनकी एफिशिएंसी लिखता हूं, ठीक है। अब एफिशिएंसी मैं कर रहा हूं, तो ए की एफिशिएंसी 4 में लिखा था, ठीक है। बी की एफिशिएंसी में 5 लिखा था, बोलो, ठीक है। और सी की एफिशिएंसी मेरी आई कितनी? 10/3। हाँ, अब क्वेश्चन बोला है कि बताइए कि जो सबसे फास्टेस्ट पर्सन है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाला है, वो पूरे काम को कितने दिन में करता। तो सबसे तेज कौन है? इसमें बी ना हुआ, ये 4 काम कर रहा है, इसको डिवाइड करोगे 3.33 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे तेज काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। बी की एक दिन की क्षमता कितनी है? 5। टोटल काम कितना था? 100। टोटल काम था, कंप्यूटर यहां दिख रहा है, तो टोटल काम था 100, और एक दिन की क्षमता थी 5, ठीक है। तो बी ने इस काम को, अगर पूरे काम को करता, तो 20 दिन में खत्म कर देता। सिंपल सवाल है, बहुत ही आराम से तबियत समझाया हूं इसको, ठीक है, क्योंकि सवाल अच्छा था, सवाल ही अच्छा था, समझने के ऊपर है, लैंग्वेज पकड़ना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको आसान सवाल भी करा रहा हूं, तो हार्ड सवाल भी करा रहा हूं, ठीक है, कि आपका दोनों लेके चलो कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपका पूरा चैप्टर वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। चलो अब इसको लिख लो, हम अब अगला सवाल करते हैं, बढ़िया सा, आ जाओ। आ जाओ दोस्त, अगला सवाल करते हैं, आराम से समझते हैं इसको भी, ठीक है। A can do as much as work in 3 days as C. A can do as much work in 3 days as C does in 4 days. कहने का मतलब ये है कि A किसी काम को 3 दिन में करता है, और C उसी काम को 4 दिन में करता है, सर, ठीक है। हाँ सर। And B can do as much as work in 5 days and C in 6 days. B अगर उस काम को 5 दिन में करता है, तो C उसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक। फिर पूछ रहा है कि बताइए कि how long will B takes to complete a piece of work which A can finish in 18 week. तो बताइए B उस काम को कितने समय में खत्म करेगा, जबकि ए उस काम को 18 सप्ताह में खत्म कर रहा है। सिंपल सी बात है। अब हम इसके पहले लाइन में चलते हैं, लिखा है ए कैन डू एज मच एज वर्क इन 3 डेज। अगर मैं ए को 3 दिन काम कराऊं, तो बोल रहा है कि सी उसी काम को 4 दिन में करता है, सी उसी काम को 4 दिन में करता है, ठीक है। इससे मैं ए और बी की एफिशिएंसी अगर निकालूं, ए और बी की एफिशिएंसी निकालूं, तो कितना हो जाएगा? 4:3 का,
यहां तक क्लियर समझ रहे हो? 4 इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा। देखो मैं 3 को इधर ले आया, 3 को मैं उठा, अब समझो इसको, 3 को मैं इधर ले आया और c को मैं इधर ले आया, तो a की वैल्यू 4, c की वैल्यू और c की वैल्यू 3, ठीक है, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3, ठीक। अब देखो, अब मैं आता हूं अगले सवाल पे, अगले लाइन पे, कि b उस काम को अगर 5 दिन में करता है तो c उस काम को 6 दिन में करता है। इसका मतलब b और c की एफिशिएंसी, b और c की एफिशिएंसी कितनी आ गई? b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 5। बोलो, यहां तक कहानी क्लियर है? देखो मैं इसको क्या किया हूं, यहां पे a को मैं यही रखा, c को मैं इधर ले आया, अब 6 उधर ही रह गया और 5 यहां आ गया, तो ये मैं बोला यहां b है, यहां b है, तो b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 5, यही मैं किया हूं डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा, डस्टर कहां है कंप्यूटर साहब, ये रहा, ठीक, इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब आओ आगे समझते हैं। अब मुझको a c की और b और c की एफिशिएंसी पता चल गई, लेकिन यहां देखो, यहां c की एफिशिएंसी 3 है और यहां c की एफिशिएंसी 5 है, तो हमें थोड़ा सा इक्वेट करने में दिक्कत होगी। तो c की तो भाई अगर एक ही आदमी तो एफिशिएंसी तो एक ही होगी, ऐसा तो है नहीं कि इसके साथ अलग काम कर रहा है, उसके साथ अलग काम कर रहा होगा, काम जब सेम ही यहां पे हो रहा है। तो मैंने कहा कि a b और c की एफिशिएंसी बराबर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं पहले कि बराबर क्या है। तो देखो c इधर है ना, मैं c इधर कर लेता हूं, a c और b, ऐसे आसानी से हो जाएगा। a c 4 3 का है और b और c, b की वैल्यू यहां पे कितनी है 6 और c की कितनी है 5। कंप्यूटर क्या आ रहा है ना साफ साफ, ठीक है, ठीक। अब मैं क्या कहा कि रेशियो को सॉल्व करने का तरीका, इसको बराबर करना है, या तो इस पूरे को 5 से इंटू कर दो, इस पूरे को अगर मैं 5 से इंटू कर दूं, इस पूरे को मैं 5 से इंटू कर दूं और इस पूरे को मैं 3 से इंटू कर दूं, ठीक, 15 यहां भी हो जाएगा, 15 यहां भी हो जाएगा, लेकिन जब इंटू होगा तो 5 यहां भी होगा और 3 यहां पे भी होगा, ठीक है। या इसका एक और तरीका है कि 3 को इधर बढ़ा दो और 5 को इधर बढ़ा दो, तो भी अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या, यहां भी 5 हो गया और यहां हो गया 3, ठीक है। अब हमारी एफिशिएंसी आ गई कितनी, 5 चौक 20, इसकी 15, ठीक है, कंप्यूटर साफ साफ आ रहा है ना, और b की एफिशिएंसी हो गई 18। कंप्यूटर की दिखाई दे रहा है यहां तक? हाँ बस वहां तक, ठीक है, आइए, ठीक, हमारे पास आ गई एफिशिएंसी। अब देखो, अब हम आते हैं यहां पर, ठीक है, अब हम आते हैं यहां पर a और b की, अब हमसे सिर्फ बात कहा है, a और b की हमसे बात कहा है, a और b की एफिशिएंसी यहां पर आई है, a और b की, ये भी हमको एफिशिएंसी यहां पर आई है, तो a और b की एफिशिएंसी कितनी है, a की कितनी है 20, ठीक है, और b की कितनी है 18, ठीक है। अगर एफिशिएंसी और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है, पता ही है आपको, तो अगर मैं जब इसका टाइम निकालूंगा तो ये हो जाएगा 18 और 20 का इनवर्स रिलेशन, ठीक है। देखो a की एफिशिएंसी ज्यादा, समय कम ले रहा है, b की एफिशिएंसी कम, समय अधिक ले रहा है, सिंपल सी बात। अब देखो a काम को खत्म कर रहा है 18 दिन में और b कर रहा है। अब देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि a उस काम को 18 हफ्ते में खत्म करता है और मेरे हिसाब से भी कितना आ रहा है 18, तो इस 18 का बोल रहा है 18 हफ्ता, 18 वीक, कितने के मल्टीपल पे बेटा, एक के मल्टीपल पे, ये भी 1 तो ये भी 1, और आंसर कितना आ जाएगा मेरा 20 वीक, सिंपल, ठीक। अब यहां हमसे बोल देता, मान लो कि यहां हमसे अगर बोल देता 18 की जगह 36, 18 की जगह 36, यहां 18 मिल गया, तो मैं यहां क्या करता 36 देखता, मैं यहां क्या करता 36 देखता, तो मैं देखता कितने गुणा पर है बेटा, 2 के गुणा पर है, तो ये वैल्यू भी 2 के गुणा हो जाती और आंसर मेरा कितना 40 हो जाता है। कहानी क्लियर हुई? लेकिन ये चीज यहां पे नहीं दी हुई, सब चलो बात तो एक ही है, ठीक है, यहां मैं आपको समझा दिया,
लेकिन यहाँ कितना था 18 एक्चुअल सवाल में, तो यहाँ भी आप 1 कर लो, यहाँ भी 1 कर लो, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना 18। ठीक है, कहानी क्लियर है? चलो अब आओ अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्त अगला सवाल देखते हैं ना। A bag consists of some coins ₹1, ₹1, ठीक है, 50 पैसा, ठीक है, और 25 पैसा। क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, मतलब एक बैग में 1 रुपए का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है। सिंपल बात है। अब बोल रहा है वो किस रेशियो में है? 2:3:4 के रेशियो में है। अगर मैं इनका नंबर लिखूं तो ये 2:3:4 के रेशियो में है। क्लियर बात? अब हमसे पूछ रहा है कि पूरे बैग में 45 रुपए है, मतलब जो इसकी वैल्यू, जितने कॉइन है उसकी वैल्यू कितनी है? 45 रुपए। ठीक है, तो बताइए कि 50 पैसे के कितने कॉइन हुए? सिंपल बात, वैल्यू देखो, 1 रुपए के अगर 2 कॉइन है तो टोटल वैल्यू 2 रुपए हो गई। ठीक है, अगर 50 पैसे के 3 कॉइन है, देखो मैं यहां रुपीज लिख रहा हूं, ये रुपीज है। अगर 1 रुपए के 2 कॉइन हुए तो वैल्यू 2 रुपए, 50 पैसे के 3 कॉइन हुए तो वैल्यू 1.5 रुपए। बोलो, ठीक है, और अगर 25 पैसे के 4 कॉइन हुए तो वैल्यू 1 रुपए। ठीक है, मेरे हिसाब से अब उस बैग में टोटल वैल्यू हुई 2, 3, 4, 4.5 रुपए। मेरे हिसाब से उस बैग में टोटल वैल्यू कितनी है? 4.5 रुपए। ठीक है, लेकिन सवाल के हिसाब से 4.5 रुपए नहीं है, 45 रुपए है। सवाल के हिसाब से 45 रुपए है। हाँ, तो कितने के गुणा पर है मेरे भाई? 10 के गुणा पर है। अब हमसे क्या पूछा है? नंबर बता दो इसका, तो ये वैल्यू भी 10 के गुणा पर हो जाएगी और हम कितने बता देंगे भाई? 50 पैसे के 3 कॉइन। हमसे ये ना रेशियो हमको दिया था, अगर मेरे हिसाब से इस रेशियो का, इतने वैल्यू का इतना रुपया है, लेकिन सवाल के हिसाब से इतना नहीं है, 45 रुपए है, तो कितने मल्टीपल पर है? 10 के मल्टीपल है, तो एक्चुअल वो रेशियो भी उतने गुणा पर हो जाएगी, उतने मल्टीपल पे हो जाएगी, और कितना हो जाएगा? 30। मतलब वो नंबर कितनी है? 30 कॉइन है 50 पैसे के। सिंपल बात, 30 कॉइन हुए 50 पैसे के, यही हमसे पूछा था लास्ट में। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना। ठीक है, प्रैक्टिस करना, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछना। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कैसी भी दिक्कत, कुछ समझ में नहीं आ रहा या सिलेबस से कुछ या और कुछ, जैसी भी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही हो सब्जेक्ट से, आप मुझे कमेंट पे जरूर बताना। ठीक है, और तो आज के लिए इतना करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में और अच्छे सवाल के साथ और अच्छे अप्रोच के साथ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे। ठीक है।